नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और जिसमें मैंने कहा था कि आपको प्रारूप भरते समय या 18 अगस्त को जब लोक सेवा आयोग के वेबसाइट में आप लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म जब भरेंगे तो उस समय अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझको ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को अंकित करके अवगत कराएंगे। तो 18 अगस्त में तो अभी समय बाकी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रारूप, जो लोक सेवा आयोग ने अपने 13 अगस्त 2025 की विज्ञप्ति के साथ आपको भेजा है। उसमें राजकीय कार्यालय शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे हमारे बहुत से अभ्यर्थी सशंकित हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस किसको कहा जाए। ये शंका आप में जो उत्पन्न हो रही है वो बिल्कुल सही, आपको आशंका, शंका, ये जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ को आपको आज क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर राजकीय कार्यालय शब्द को डिफाइन किया जाए तो राजकीय कार्यालय वो कार्यालय होता है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल कोई नियमावली बनाते हैं। ऐसी दशा में राजकीय कार्यालय के अधीन बहुत ही कम अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ सकते थे। यहां पर राजकीय कार्यालय का अंग्रेजी अनुवाद गवर्नमेंट ऑफिस है, और गवर्नमेंट ऑफिस चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, इसके अंतर्गत सभी ऑफिस आ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को मैंने 11 प्रश्नों पर समाहित कर लिया है, और उस समाहित करने के आधार पर आपकी समस्त जिज्ञासाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। देखिए, आयु सीमा में छूट भी दी गई है। किसको किसको दी गई है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी, ये प्योरली राज्य कार्यालय हैं। ये वो राजकीय कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती अनुच्छेद 309 के परंतु के अंतर्गत राज्यपाल महोदय करते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, इसके अंतर्गत शिक्षा परिषद के शिक्षक हैं और शिक्षा परिषद के एम्प्लॉई हैं, क्लर्कल कैडर के अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट सभी हैं। उत्तर प्रदेश अनुदानित माध्यमिक विश्वविद्यालय के कार्यरत शिक्षक और शिक्षक कार्मिक, इसमें अनुदानित विद्यालय भी आ गए हैं। और आयु सीमा में छूट दी गई है केंद्रीय एवं विश्वविद्यालय सेवा के कार्मिक, इनको भी छूट दी गई है। इससे ये स्पष्ट है विज्ञापन ने यदि 4 क्षेत्र के कर्मचारियों को, शिक्षकों को छूट दे दिया है, इसका आशय है कि ये सभी सरकारी सेवक हैं और सरकारी कार्यालय, इनको सरकारी कार्यालय की मान्यता इनको मिली हुई है। इसको मैं जस्टिफाई करूंगा कि कैसे इनको मैं सरकारी कार्यालय मानूंगा। सबसे पहले जो आपके कई प्रश्न हैं उनका मैं निदान कर दूं, समय बहुत कम है और प्रश्न आपके 10-11 हैं। इन प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दे दूं, जिससे कि जितने भी मेरे अभ्यर्थी हैं और इस प्रकार के उन्होंने प्रश्न उठाए हैं तो उनको प्रश्न का जवाब मिल जाए, अब अपने प्रारूप को अच्छे से भर सकें। पहला प्रश्न है, क्या अध्यापक राजकीय कार्यालय में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि अध्यापक चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद का अध्यापक हो या अनुदानित माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक हो और या केंद्रीय या विश्वविद्यालय सेवा का अध्यापक हो, ये सभी राजकीय कार्यालय में आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि राजकीय कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिस उसको कहते हैं जो जिसके कर्मचारियों को वेतन सरकार के राजकोष से मिलता है। तो चाहे परिषदीय शिक्षक हों या वहाँ के शिक्षणेतर कर्मचारी हों, चाहे उत्तर प्रदेश अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हों या वहाँ के कर्मचारी हों, चाहे विश्वविद्यालय के कर्मचारी हों
ये सभी कर्मचारियों को संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। सरकार अनुदान देती है, उसी अनुदान से वेतन मिलता है और सरकार का इन पर पूरा कंट्रोल है। कहीं पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का कंट्रोल है, वित्त लेखाधिकारी का नियंत्रण है, आपके डीआईएस का नियंत्रण है और ये सभी कर्मचारी एक राजकीय कर्मचारी के बाद सारे लाभ लेते हैं। ठीक है, इसलिए राजकीय कार्यालय के अंतर्गत आएंगे और इसीलिए राजकीय अध्यापक को यानी कि अध्यापक को या राजकीय अध्यापक सामान्यतः गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट हाई स्कूल को हम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर परिषदीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय के कर्मचारी और शिक्षक ये सभी राजकीय कार्यालय में आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं और इन सब कर्मचारियों का वेतन राजकोष से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका ये उठाया, क्या केंद्र सरकार के कार्मिक राजकीय कार्यालय में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सेंट्रल और स्टेट दोनों कार्मिक राजकीय कार्मिक है। यहाँ राजकीय शब्द का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफिस है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिस माना जाएगा और इसके अंतर्गत आपका केंद्र सरकार का कोई भी कार्यालय हो, यहाँ तक कि एजी कार्यालय, सीएजी कार्यालय भी हो, वो सब इसी में आएंगे। क्योंकि एक बार ये आपत्ति और विवाद उत्पन्न हुआ था कि सीएजी का कार्यालय महालेखा का कार्यालय अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए कार्यालय नहीं माना जाएगा। तब ये विवाद उत्पन्न हुआ था 2008-9 में। उसके पश्चात इन विवाद को समाप्त करते हुए ये माना गया कि अगर सरकार के फंड से फंडेड हैं, उससे चल रहे हैं, तो वो राजकीय है। नंबर 3, प्रारूप के कॉलम 7 में हिंदी एवं अंग्रेजी आलेखन तथा लेखन नियमों के ज्ञान का आधार क्या है? इसमें कोई आधार नहीं है। अगर आपका कार्यालय अध्यक्ष आपका लिख देता है कि इनको हिंदी अंग्रेजी आलेखन का ज्ञान है और उसमें आधार जब लिखेगा तो कोई साक्ष्य लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिएगा कि आप किस प्रकार काम कर रहे हैं। सामान्यतः हिंदी के काम तो सभी पत्र लिखते हैं, सरकार के साथ पत्र लिखा जाता है, आपके अधीनस्थ या उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है, वो हिंदी में लिखा जाता है। रही बात अंग्रेजी जब शब्द आएगा तो आप ये दिखा दीजिएगा कि हाई कोर्ट में रिटों का जवाब लिखवाना। ठीक है, भारत सरकार के तमाम पत्र आते हैं अंग्रेजी में, उनका जवाब अंग्रेजी में लिखना। ठीक है, बहुत से योजनाएं जो चल रही हैं भारत सरकार की, पीएफएमएस मोड पर चल रही हैं, एसएनए स्पर्श पर चल रही हैं, वो सब अंग्रेजी माध्यम से ही किए जाते हैं। उनकी चिट्ठियां भी इंग्लिश माध्यम से लिखी जाती हैं। तो आप लिख दीजिए कि भारत सरकार से जो पत्राचार किए जाते हैं वो अंग्रेजी में किया जाता है। जो रिटें बनाई जाती हैं ट्रिब्यूनल की, वो अंग्रेजी में बनाई जाती हैं। हाई कोर्ट की रिटें बनती हैं, वो अंग्रेजी में बनती हैं। उनको जो लेटर आते हैं या आदेश आते हैं वह भी अंग्रेजी में आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से अंग्रेजी के पत्रों को हिंदी में अनुवाद किया जाता है, हिंदी के पत्रों को अंग्रेजी में अनुवाद करके भेजा जाता है। तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी के आलेखन का ज्ञान है, ये आधार लिख दीजिएगा। ठीक है, कोर्ट के रिटों का, कोर्ट के कंप्लायंस का, कोर्ट के ऑर्डर को इंग्लिश में अनुवाद करने का, भारत सरकार के या अर्थशास्त्री जो विभिन्न जगहों से पत्र आते हैं, अंग्रेजी में पत्र आते हैं, तो उनका अंग्रेजी में जवाब दिए जाते हैं। तो ये सब काम करने का ज्ञान है। अब आता है उसके पार्ट 2 में 7 में लेखा नियमों ज्ञान का आधार है। तो आप देख लीजिएगा कि आप लोग किस प्रकार के काम करते हैं। देखिए, कुछ काम तो सभी लोग करते हैं, शिक्षक हों चाहे कहीं पर हो। आधार बताना होगा तो आपके कार्याध्यक्ष के द्वारा बताए गए आधार को ही डिटो कर दिया जाता है। ये केवल लोक सेवा आयोग ये पुष्टि करना चाहता है आपके कार्याध्यक्ष विभागाध्यक्ष से, यानी कि नियुक्त प्राधिकारी से, कि वास्तव में लेखा नियमों का ज्ञान अगर इसको किस प्रकार का है। परीक्षा तो आपने लेखा नियमों के आधार पर प्राप्त कर लिया है, पर पास कर लिया है, लेकिन आधार क्या है? तो आप बताइए कि वेतन बिल तैयार करते हैं। मान लो विद्यालय में आप प्रधानाचार्य हैं या सहायक अध्यापक हैं,
या उप प्रधानाचार्य हैं, आप वेतन बिल तैयार करते हैं, आप जो आपका ब्लॉक एजुकेशन अफसर है उसके यहाँ पर कंटीजेंसी बिल तैयार करते हैं, विभिन्न प्रकार के आप ट्रेवलिंग अलाउंस के बिल तैयार करते हैं, तमाम जगहों पर यात्रा करते हैं तो टीए बिल भी आप तैयार करते हैं। ठीक है, आपके जो विद्यालय को खर्च के लिए जो अनुदान आता है उसके संबंध में आप बिल वाउचर बना के तैयार करते हैं। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, वह भी आप इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करते हैं अपने कार्यालय के कर्मचारियों का या विद्यालय के कर्मचारियों का। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी योजनाएं पीएफएमएस मोड पर हैं, तो आप बताइए कि सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को पीएफएमएस मोड पर हम संचालित करते हैं। ठीक है, आप अगर आप अपने वेतन का बजट बना रहे हैं, अपने कार्यालय का बजट बना रहे हैं, तो आप बताएंगे कि बजट का निर्माण करना, वार्षिक बजट का निर्माण करना, ऑपरेशन करने का काम आप करते हैं, बिल पास करने का काम करते हैं। ठीक है, आप किसी कार्यालय में काम करते हैं अगर तो बिल पासिंग का काम करते हैं। तो शिक्षकों के लिए मैं समानता कह रहा हूँ कि उनके लिए लेखा संबंधी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, लेकिन फिर भी तमाम अपने विद्यालय के खर्चों का कंट्रोल करना, अपने विद्यालय से संबंधित वेतन बिल को तैयार करवाना, अपने वेतन अपने कार्यालय के, अपने विद्यालय के कर्मचारियों का वेतन एरियर तैयार करना, अपने विद्यालय के खर्चों की कंटीजेंसी बिल तैयार कराना, जो शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं विद्यालय के, वो विभिन्न जगहों पर सरकारी यात्राएं करते हैं तो यात्रा आपका भत्ता संबंधी बिल तैयार करना, मेडिकल रिम्बर्समेंट संबंधी कार्रवाई करना, ये आप काम अपने लेखा नियमों में दिखा सकते हैं। ये आधार लिख दीजिएगा, ये विवरण डाल दीजिएगा प्रारूप के कॉलम 7 में। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इनमें से आप बताइएगा, और आप किसी पर्टिकुलर ऐसे पद पर हैं जहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से अलग से चीज़ें बताऊंगा कि आप क्या उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सामान सभी विभागों के लिए बताया। कोई इनकम टैक्स विभाग में तो आप इनकम टैक्स विवरण क्या तैयार करना, डेटा तैयार करना, कार्यालय के संबंध सब काम करना, चालान तैयार करवाना चाहिए, ये सब लेखा और वित्तीय नियमों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। वसूली करना, ये सब लेखा नियमों का है उल्लेख। अगला प्रारूप को स्वयं भरकर भेजना है या कुछ कॉलम छोड़ने हैं नियुक्त प्राधिकारी के लिए। देखिए, प्रारूप को आप स्वयं सारे कॉलम भर दीजिए। आपके नियुक्त प्राधिकारी को कुछ नहीं पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपके कार्यालयाध्यक्ष की पर्याप्त है, उसका नाम, पदनाम अगर ये आपने लगा कर रख लिया तो उसको ही जानकारी है कि आप काम क्या कर रहे हैं। नियुक्त प्राधिकारी को पता नहीं है, नियुक्त प्राधिकारी मुख्यालय में बैठता है, और वो नियुक्त प्राधिकारी के लिए तो आसान है जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष नियुक्त प्राधिकारी है। बहुत से कर्मचारियों का नियुक्त प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष ही होता है, जिले में तैनात अधिकारी होता है, तो वो नियुक्त प्राधिकारी तो उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जिन कर्मचारियों का नियुक्त प्राधिकारी मुख्यालय में बैठते हैं, निदेशक होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, कोई आईएएस होता है, तो वहाँ पर वो जब अपना काउंटर साइन करेगा तो कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर को देखकर कर देगा। तो मेरा मानना है सारे कॉलम आप भर दीजिए। ठीक है, कोई कॉलम छोड़ने की जरूरत नहीं है, और अपने कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर, मोहर वगैरह स्वयं अपने सामने लगवा दीजिए, और कम से कम 3 कॉपी में तैयार करिए। 1 कॉपी एडवांस आप भेज दीजिए नियुक्त प्राधिकारी के लिए, एक अपने पास रख लीजिए। ठीक है ना, अगर विलंब होता है तो फिर आप दूसरे तरीके से इस काम को करेंगे। राजकीय कार्यालय की क्या व्याख्या है? देखिए, राजकीय कार्य, हमारे अभ्यर्थी ने पूछा कि राजकीय कार्यालय की क्या व्याख्या है। देखिए, राजकीय कार्यालय की व्याख्या तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम राजकीय कार्यालय की व्याख्या कर देंगे तो फिर इसमें बहुत से अभ्यर्थी अनर्ह हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस परीक्षा के लिए राजकीय कार्यालय की व्याख्या, गवर्नमेंट के द्वारा अनुदानित अगर कोई कार्यालय है, गवर्नमेंट फंड से अगर कोई कार्यालय चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलाया जा रहा है, और वो कार्यालय किसी विभाग या मंत्रालय के सीधे निगरानी में आता है, तो वो राजकीय कार्यालय है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसकी, आप थोड़ा एक ओपन कॉन्सेप्ट रखिएगा राजकीय कार्यालय की। आप ये मान के चलिएगा कि सहायक कुल सचिव और उप कुल सचिव और कुल सचिव का पद भी सरकारी कार्यालय का नहीं है, राजकीय कार्यालय का नहीं है।
जो डिफिनीशन है राजकीय कार्यालय का, उस कार्यालय के अधीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का पद भी नहीं आता है। इसीलिए ये तीनों पद नॉन गजेटेड हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका चाहे परीक्षा नियंत्रक का पद हो, चाहे रजिस्ट्रार का पद हो, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार का पद हो और चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद हो, ये सारे पद नॉन गजेटेड हैं। नॉन गजेटेड इसलिए है क्योंकि ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। इसका चयन तो लोक सेवा आयोग करता है, ये सरकार के डायरेक्ट अधीन है। ठीक है, इनका नियुक्त प्राधिकारी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा है, लेकिन ये विश्वविद्यालय में काम करते हैं और विश्वविद्यालय प्योरली गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये सरकारी कार्यालय है। क्योंकि विश्वविद्यालय भी सरकार के फंड से संचालित है, इसीलिए उनको हम राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो आप राजकीय कार्यालय की व्याख्या में इतना ध्यान रख लीजिए, अगर आपके कार्यालय का खर्चा, आपका वेतन सरकार के द्वारा के फंड से मिल रहा है तो आप राजकीय कार्यालय हैं। ठीक है, यही राजकीय कार्यालय की व्याख्या है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक प्रारूप कैसे भरें, जैसे सभी भरेंगे वैसे आप भरें। ठीक है, जब वहाँ आपके जो कॉलम है अनुभव का आधार वाला, उसमें आप देख लीजिएगा कि आप लेखा संबंधी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको आप उल्लेख कर दीजिएगा। ठीक है, आपके अगर प्रिंसिपल साहब भी अगर कर रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय भी कर रहे हैं, तो भी आप कर दीजिएगा। अगर वो कर रहे हैं तो आपका भी वही आधार है, क्योंकि आप उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। ठीक, आप अपना नाम भरिए, कार्यालय का नाम भरिए, जिस इसमें आप बेसिक शिक्षा विभाग भरिए, जिस विभाग के अधीन आप आते हैं। प्रसिद्धि, अगर आप प्रसिद्धि शिक्षक हैं तो आप लिखिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्धि शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रसिद्धि शिक्षा परिषद। ठीक है ना, तो जो भी आपका कार्यालय या विभाग का नाम है उसका उल्लेख कर दीजिए। ठीक है, जिस पद पर हैं आप उल्लेख कर दीजिए, सहायक शिक्षक हैं आप, उप प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाध्यापक हैं तो आप उल्लेख करिए। आप बताइए आपके पास कितने साल का अनुभव है, 7 साल का अनुभव, 8 साल का अनुभव, वही लिख दीजिए। जिस वेतनमान में आप भर्ती हुए हैं, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 9300, 34,800 ग्रेड पे, 4200 उल्लेख कर दीजिए। कब से आप हैं, आप सन डाल दीजिए दिनांक के साथ, दिनांक माह से लेकर लगातार लिख दीजिए, कंटिन्यू। ठीक है, सेवा कभी बाधित तो नहीं रही है, आप लिख दीजिएगा कभी बाधित नहीं रही है। क्या अभ्यर्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों का उल्लेख ज्ञान रखता है? हाँ, रखता है। आधार क्या है? आधार ये है कि विभिन्न सरकारी पत्राचारों को हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है, एवं माननीय न्यायालय के तमाम रिटों का जवाब भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता है। भारत सरकार के या अन्य राज्यों के पत्र प्राप्त होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं, उनका जवाब भी हिंदी अंग्रेजी जैसा होता है, जैसा कि मांग होती है उसके अनुरूप दिया जाता है। तो ये आपका आधार हो गया। ठीक है, अगला है पॉइंट, ये 7 पॉइंट हो गए। अगला है बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक प्रारूप कैसे भरें, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद है क्या प्रारूप कॉलम 7 में आधार का साक्ष्य भी लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना है, जो आप विवरण भर देंगे वही पर्याप्त है। अगली चीज है, यदि कोई कार्मिक एक से अधिक पद की सेवा मिलाकर 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहा है तो विवरण प्रारूप कॉलम 5 में क्या लिखा जाए? एक से अधिक पद, मान लीजिए आप एक से अधिक पदों पर पदोन्नत प्राप्त हुए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। कोई व्यक्ति कनिष्ठ सहायक था, फिर वो वरिष्ठ सहायक हो गया, प्रधान सहायक हो गया, एलडीसी था, यूडीसी हो गया, आपको जो वर्तमान पद है उस पद का उल्लेख कर देना है। सेवा में कब से हैं इसका उल्लेख कर देना है, जो इस समय वेतनमान मिल रहा है उसका उल्लेख कर देना है। सारे पदों का विवरण नहीं देना है कि आप 5 प्रमोशन पा के पाए तो 5 प्रमोशन का उल्लेख करें। यह प्रारूप केवल ये जानना चाहता है कि आप 7 वर्ष की सेवा वास्तव में सरकारी पद की है कि नहीं है। तो आप जो वर्तमान है पद उसका उल्लेख कर दीजिए, उसी वेतनमान का उल्लेख कर दीजिए, विस्तार देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्या गवर्नमेंट पीएसयू वाले भी आ रहे हैं? देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। क्या गवर्नमेंट पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये अगर गवर्नमेंट के द्वारा सीधे कंट्रोल में है, बहुत से गवर्नमेंट के पीएसयू हैं, हम ये भी कह सकते हैं जैसे एलडीए है हमारा उत्तर प्रदेश का, ये विकास प्राधिकरण जिसे कहते हैं, नगर निगम कह सकते हैं, आवास विकास कह सकते हैं,
यह भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं। गवर्नमेंट इनको भी संचालित करती है, इन पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। तो आप फार्म भर सकते हैं। अगर इसको सरकारी विभाग के रूप में ले लेता है आपका कार्याध्यक्ष या नियुक्त प्राधिकारी, तो आप उसके लिए अर्ह हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गवर्नमेंट पीएसयू के लिए डाउट है, ठीक है। क्या बैंक कार्मिक अर्ह हैं? बैंक कार्मिक अर्ह हैं। इससे पहले बहुत से बैंक कार्मिकों ने परीक्षा भी दिया है और सिलेक्शन भी लिया है और साक्षात्कार भी दिया है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डायरेक्ट अंडर में है। डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग जो है भारत सरकार का, उसके डायरेक्ट अंडर में आता है, उनके द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो बैंक कार्मिक अर्ह माना जाएगा। हार्ड कॉपी के रूप में प्रारूप मूल रूप में भेजना है? नहीं, जो आपका प्रारूप या अनुभव प्रमाण पत्र है इसको मूल रूप में नहीं भेजना है। मूल रूप में रखिएगा, क्योंकि साक्षात्कार के समय आपको फिर दिखाना पड़ सकता है। आप इसकी फोटो कॉपी भेजिएगा सेल्फ अटेस्ट करके। कोई भी कागज मूल रूप में आपको नहीं भेजना है। ऑनलाइन अपलोड करना का मतलब है कि आप इसके पूरे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उस समयावधि में आपने उसको अपलोड किया है, ठीक है। और ओरिजिनली जब साक्षात्कार के समय जाएंगे तो देखा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और वहाँ के कर्मचारी एलिजिबल हैं। अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के कार्य शिक्षक शिक्षक कर्मचारी हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय सेवा के कार्मिक, अगर विश्वविद्यालय का कोई है तो उसमें है आप एलिजिबल। इसलिए एलिजिबल हैं कि बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रजिस्ट्रार बने हैं, तब कि उनके पास देखा जाए तो कोई लेखा नियमों का अनुभव नहीं होता है और कोई कार्यालय में काम करने का अनुभव नहीं होता है। हम देखा जाए तो वो पद प्योरली शिक्षा का होता है। यदि एक असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी एसोसिएट प्रोफेसर यदि रजिस्ट्रार बन सकते हैं, परीक्षा आपके सीधे केंद्रीय सेवा में रजिस्ट्रार के पद पर जा सकते हैं, तो ये जो शिक्षक हैं राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के फंड से संचालित, वो सभी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। आप तनाव मुक्त होकर आप अपने फॉर्म को भरिए, प्रारूप को भरिए, सभी को स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।